इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस प्रोविजन इन केस ऑफ डिविडेंड्स, जो कि बेसिकली यहां पर सेक्शन 194 के जरिए जो है गवर्न किए जाते हैं। सेक्शन 194 में बताया गया है कि इन केस ऑफ टीडीएस, इन केस ऑफ डिविडेंड्स, कब टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, कब टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। अगर मैं अभी तक बात करूं डिविडेंड्स के रिगार्डिंग, तो डिविडेंड्स के रिगार्डिंग अर्लियर एक लॉ था कि जो कंपनीज थी, जो कंपनीज डिविडेंड्स पे करती थी टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो ऐसे में कंपनीज के ऊपर जो है एक लायबिलिटी थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की। कंपनी उस डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और शेयर होल्डर्स के हाथ में यह जो डिविडेंड्स होता था यह एग्जम्प्ट होता था, एग्जम्प्ट। लेकिन ईयर 2020-21 के बाद जो है इस लॉ को पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया और आज की डेट में कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है अगर वो कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, पे करती है। और सेम वे में शेयर होल्डर्स के हाथ में जो एग्जम्पशंस थी उसको भी खत्म कर दिया गया और कहा गया कि अब ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसलिए यहां पर सेक्शन 194 में कहा गया कि अब जो कंपनीज है वो क्या करेगी, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पे करेगी, तो वो क्या करेगी, टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर मैं बात करूं डिविडेंड की, तो आज की डेट में जो है बहुत सारे लोग इस वर्ड से भली भांति परिचित है, अच्छे से जानते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो आज की डेट में आप लोग डीमेट अकाउंट ऑपरेट करते हैं और डीमेट अकाउंट के अंदर आप शेयर्स के अंदर जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर। दोनों ही सिचुएशन में जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्सेबल है। चाहे आप एक ट्रेडर हैं, आपका बिजनेस है शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करना, ट्रांजैक्शंस करना, या फिर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। और यहां पर कहा गया कि कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ऐसे में वो क्या करेगी, जितना भी डिविडेंड पे करेगी उस पर 10% के अकॉर्डिंग जो है टीडीएस डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उसने अरेंजमेंट्स किए हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के और पे करने के विद इन इंडिया, तो एनी इंडियन कंपनी or a company which has made the prescribed arrangements for declaration and payments of dividends within India। तो अगर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर होगा, पे होगा, तो ऐसे में उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब चाहे ये डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स पर डिक्लेयर किया गया है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिक्लेयर किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही सिचुएशन में जो है यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। कहा गया कि अगर जो पेमेंट की जाएगी डिविडेंड की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डिविडेंड का, तो जिसको पे किया जा रहा है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो वो शेयर होल्डर है, अगर वो रेजिडेंट है तो ही सेक्शन 194 में जो है टीडीएस डिडक्ट होगा। इट मींस अगर वो जो शेयर होल्डर है जिसको कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहां पर कहा गया कि टू ए शेयर होल्डर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो इंडिया में अगर वो रेजिडेंट है तो ही जो है सेक्शन 194 अट्रैक्ट होगा, तो ही कंपनी को जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। कितना टीडीएस डिडक्ट करेगी, 10%। तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज का जो है डिविडेंड
डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, पे किया जाना है किसी शेयर होल्डर को, तो उस पर 10,000 रुपीज की डिडक्शन होगी और 90,000 रुपीज जो है वो उस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा और यह 10,000 रुपीज जो है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे बाय द कंपनी। और डिविडेंड का मतलब बताया गया कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर 5 तरह के डिविडेंड्स बताए गए हैं। सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, सब क्लोज डी, सब क्लोज ई। इन पांचों तरह के डिविडेंड्स को जो है सेक्शन 194 में कवर किया गया है। इट मींस किसी भी तरह का डिविडेंड अगर पे किया जा रहा है उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट सिचुएशन में जो है यहां पर सेक्शन 194 अट्रैक्ट नहीं होगा। सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो इसको हम सेपरेट सेक्शन 195 में कवर करेंगे। यहां पर सेक्शन 194 के तहत कोई टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, कंपनी को सेक्शन 194 के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कहा गया कि अगर जो डिविडेंड पे किया जा रहा है, अगर जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो अदर देन कैश मोड में पे किया जा रहा है। अदर देन कैश मींस हो सकता है एनईएफटी के जरिए, हो सकता है यूपीआई के जरिए, हो सकता है आरटीजीएस के जरिए, हो सकता है ऑनलाइन ट्रांसफर। मींस जहां पर कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं है, प्लस जो अमाउंट पे की जा रही है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो डिविडेंड पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये डिविडेंड पे करती है मिस्टर एक्स को और यहां पर डिविडेंड पे किया जा रहा है मिस्टर वाई को। डिविडेंड पे किया गया है मिस्टर एक्स को लेट से 3,000 रुपीज, और जो पेमेंट की गई है वो पेमेंट की गई है थ्रू ईसीएस, बैंकिंग ट्रांसफर के जरिए। तो क्या यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और जो पेमेंट है वो इन कैश मोड नहीं है, अदर देन कैश मोड है। अदर देन कैश मोड मींस कैश ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ की गई है। तो चाहे कोई ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है, चाहे आरटीजीएस की गई है, एनईएफटी की गई है, आईएमपीएस की गई है, यूपीआई की गई है, किसी भी तरह की जो है बैंकिंग चैनल के जरिए अगर पेमेंट की जा रही है तो वहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर जो डिविडेंड पे किया जा रहा है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि मिस्टर वाई को पेमेंट की जा रही है और जो पेमेंट की गई है हम वो मान लेते हैं पेमेंट की गई है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए की पेमेंट की जा रही है और जो पेमेंट की जाएगी वो इन कैश मोड की जाएगी। कैश पेमेंट के जरिए जो है डिविडेंड पे किया जाएगा मिस्टर वाई को। तो यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 10%, और जो अमाउंट पे की जाएगी दैट इज 2,250 रुपीज, ये मिस्टर वाई को पे किए जाएंगे और 250 रुपीज जो है गवर्नमेंट अकाउंट में टीडीएस डिपॉजिट किया जाएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर जो पेमेंट की जा रही है वो कैश मोड में पेमेंट की जा रही है, तो कैश मोड में अगर कोई पेमेंट की जाती है तो वहां पर कोई रिलैक्सेशन कंपनी को नहीं दी गई है, कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा। अब मान लेते हैं इसी एग्जांपल में जो है मिस्टर ए को पेमेंट की जा रही है लेट से 8,000 रुपीज की, और यहाँ पर आईएमपीएस के जरिए यह पेमेंट की जा रही है बैंकिंग चैनल के जरिए, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस। यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। 7,200 रुपीज की पेमेंट जो है मिस्टर ए को की जाएगी और 800 रुपीज की पेमेंट जो है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। क्योंकि यहां पर जो डिविडेंड अमाउंट है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में जो टीडीएस डिडक्ट ना करने की जो बात की गई है वो की गई है अप टू जो है 5,000 रुपीज। जैसे ही आपका डिविडेंड 5,000 रुपए को एक्सीड करेगा
कंपनी को जो है टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस बताए गए जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कहा गया कि अगर यह जो डिविडेंड पे किया जा रहा है, अगर ये पे किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज GIC, या फिर इसके अलावा जो है और अदर इंश्योरर कंपनीज, एनी अदर इंश्योरर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ओन्ड बाय इट और इन विच इट हैज द फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है बेसिकली, ये जो अपनी अमाउंट है, जो इनके पास फंड्स होते हैं, वो जो है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है वो फंड, और दूसरी कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई बिजनेस ट्रस्ट है जो कि सेक्शन 2 क्लोज 13A में डिफाइन की गई है, अगर उसको कोई डिविडेंड मिलता है तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम नोटिफाई कर सकती है एनी अदर पर्सन, और कोई भी व्यक्ति जिस पर जो है डिविडेंड के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये जो 5 तरह के जो व्यक्ति हैं, इनके केसेस में जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194। तो कंपनी जो अमाउंट एज ए डिविडेंड पे करेगी वो विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस पे करेगी, जो पूरी की पूरी अमाउंट है वो सीधा का सीधा इन व्यक्तियों को पे किया जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं और ऐसे में इन व्यक्तियों को कोई डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और सिमिलर वे में अगर कंपनी जो है 5,000 रुपए तक का डिविडेंड पे कर रही है और जो पेमेंट मोड है वो अदर देन कैश है, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब बात आई टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम की। तो मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है, कंपनी ने मिस्टर ए को जो है 8,000 रुपीज का डिविडेंड पे किया और इस पर 800 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया, पेमेंट की गई 7,200 रुपीज। तो कंपनी के एंड पर तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और कंपनी ने यह जो टीडीएस है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब हम बात करें प्रोस्पेक्टिव ऑफ मिस्टर ए के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें, ये जो इनकम है ये मिस्टर ए के हैंड्स में जो है अदर सोर्सेज हेड में जो है टैक्सेबल होगी। कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? 8,000 रुपीज। हो सकता है आपको लगता है कि मिस्टर ए को तो जो है 7,200 रुपीज मिले हैं बैंक के अंदर, लेकिन यह जो 800 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय दी कंपनी और जिसको डिपॉजिट करा दिया गया है टू दी गवर्नमेंट अकाउंट, ये भी जो है मिस्टर ए की इनकम माना जाएगा और ग्रॉस इनकम रहेगी 8,000 रुपीज, जो कि टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। ये जो 800 रुपीज का जो टीडीएस है, मिस्टर ए क्या करेंगे, इसका टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। जो इनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है मिस्टर ए की, उसमें से ये जो टीडीएस की अमाउंट है इसको वो क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इसको लेस कर देंगे। और अगर मान लीजिए इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसे में ये 800 रुपीज का रिफंड क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जब ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एट दैट टाइम ये जो है 800 रुपीज का रिफंड क्लेम करेंगे, अगर इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। अगर इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो ये क्या करेंगे, उस टैक्स लायबिलिटी से इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। अब बात आई क्या डिविडेंड इनकम से, डिविडेंड इनकम से हम कोई एक्सपेंस एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस और इस 2 लाख रुपीस में से जो है लेट्स से 1 लाख रुपीस जो है वो मैंने जो है लोन लिया था और इस लोन पर जो है
मैं एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो क्या इस 2 लाख रुपीस पर मुझे जो डिविडेंड इनकम मिलेगी, लेट से मान लेते हैं मुझे डिविडेंड इनकम मिली 30,000 रुपीस, तो क्या मैं यह जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं या नहीं, या फिर इसके अलावा और कोई ऐसा खर्चा जो मैंने इस डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए जो है इनकर किया, तो क्या मैं वो खर्चा क्लेम कर सकता हूं या नहीं। तो यहां पर कहा गया कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस आप डिविडेंड इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन, कौन सा, दैट इज इंटरेस्ट। तो इट मींस यहां पर जो 1 लाख रुपीस पर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उसका खर्चा मैं क्लेम कर सकता हूं, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन लगा दी गई कि जो मैक्सिमम एक्सपेंस आपको मिलेगा फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये आपका जो है टोटल 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट जो है वहां तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है, पहला केस लेते हैं वो है 10,000 रुपीज, तो क्या मैं 10,000 रुपीज का खर्चा क्लेम कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। मुझे मैक्सिमम खर्चा मिलेगा 30,000 रुपए का 20%, 6,000, और 24,000 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और अगर मान लीजिए हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, और दूसरे केस में यहां पर जो है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है लेट से 5,000 रुपीज, तो मैं कितना खर्चा क्लेम कर पाऊंगा? दैट इज 5,000 रुपीज, और 25,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इट मींस जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप जो है एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे फ्रॉम योर डिविडेंड इनकम। तो यहां पर साफ साफ कहा गया कि डिविडेंड इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज irrespective of the fact that person held such securities either as a trader or as an investor। चाहे आप एज ए ट्रेडर इन सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं या फिर एज ए इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, अगर आपको डिविडेंड मिला है तो ये टैक्सेबल है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। द एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ओनली वर्ड यहां पर यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर which has been incurred to earn that dividend income and to the extent of 20% of the total dividend income। maximum expenses आपको मिलेगा in the form of interest 20% of the total dividend income। no deduction shall be allowed for any other expenses including commission, remuneration paid to a banker or any other person for the purpose of रियलाइजिंग सच डिविडेंड। इस डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी खर्चा किया है वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। टैक्स रेट क्या है? तो टैक्स रेट जो है नॉर्मल जो स्लैब रेट्स है उसके अकॉर्डिंग यह टैक्सेबल होगा, कोई स्पेसिफिक रेट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पर जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज है वो आपकी डिविडेंड इनकम जो है आपकी नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होगी, और उस पर जो है नॉर्मली स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो जिस भी स्लैब में आप फॉल करेंगे अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स कैलकुलेशंस की जाएंगी। यहां पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और यहां पर बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन कंपनी और इट्स सब्सिडरी इंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ GDRs issued by such company under an employee stock option scheme, in such a case dividend shall be taxable at concessional tax rate of 10%। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉई है और यह कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस के अंदर इंगेज्ड है या फिर फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, और आप जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के तहत जो है
कुछ शेयर्स रिसीव करते हैं और उस पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर कंसेशनल रेट से आपको 10% का जो है टैक्स पे करना है। हालांकि आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर, इवन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं किया जाएगा इन दैट केस, और जो है आप कंसेशनल रेट से उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। हालांकि ये जो शेयर्स है ये बेसिकली फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, जो इंडिया से आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर इनको जो है इनमें डील किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है, जो एम्प्लॉय है, इन्होंने अगर ये जीडीआर फॉरेन करेंसी में अगर परचेज किए हैं तो ही यह कंसेशनल रेट अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज यह कंसेशनल रेट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां पर बेसिकली जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो कोई ऐसे शेयर्स स्टॉक्स जो आउटसाइड इंडिया जो है ट्रेड होते हैं और आप जिस कंपनी के अंदर है वो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डील करती है, फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर डील करती है, और आपको ये जो शेयर्स मिले हैं, स्टॉक्स मिले हैं एज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत मिले हैं और आपने इनको फॉरेन करेंसी में अगर परचेज किया है तो आपको 10% का कंसेशनल टैक्स रेट अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज ये जो है आपके लिए जो है नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो ये बेसिकली जो है डिविडेंड के रिगार्डिंग बातें बताई गई है। सेक्शन 194 में बेसिकली बात की गई है टीडीएस डिडक्शन की, कि कब कंपनी जो है डिविडेंड पे करते हुए टीडीएस डिडक्ट करेगी और कब कंपनी को जो है डिविडेंड पर जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है।